हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी टीजीटी की जो डेट है वो पीछे हट चुकी है। अब ये पेपर जो होगा आपका जुलाई में होगा। तो इसी क्रम में जो हमने सीरीज शुरू की थी, अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं एक कंटिन्यूअस सीरीज लेके आ रहा हूँ। यूपी टीजीटी जो साइंस का केमिस्ट्री वाला भाग है, उस वाले को मैं पूरा कवर करने की कोशिश करूँगा यहाँ पर। आप सभी को अगर अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इसी क्रम में आज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे दोस्तों, सक्रियता श्रेणी क्या होती है। सक्रियता श्रेणी की अगर आपके बारे में बताऊँ थोड़ा दोस्तों, क्या होता है सक्रियता श्रेणी में, कि इसमें जो ऊपर वाली धातुएं होती हैं उनकी जो रिएक्टिविटी होती है, उनकी जो क्रियाशीलता होती है वो ज़्यादा होती है, और जो नीचे वाली होती है उनकी कम होती है। तो यहाँ पर जैसे आपको दिखाई दे रहा है, लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक, आयरन, निकिल, लेड, हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन से ऊपर वाली धातुएं हैं। इसके बाद इसके नीचे हैं कॉपर, इसके बाद सिल्वर है, ये एयू सोना बोलते हैं, और ये है प्लेटिनम। तो यहाँ पर जब हम ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं दोस्तों, तो जो क्रियाशीलता होती है धातुओं की, क्रियाशीलता का मतलब होता है तेजी के साथ क्रिया करने वाली बात। तो जो क्रियाशीलता है वो लगातार कम होती जाती है। क्रियाशीलता कम होने का मतलब क्या होता है दोस्तों? कम होने का मतलब ये है, मान लिया आपने इसको मिलाया, तो मिलाने के बाद कितनी देर में रिएक्शन हो रही है। तो जो ऊपर वाली धातुएं होती हैं बहुत तेजी के साथ क्रिया करती हैं, और जो नीचे वाली होती हैं वो बहुत ही मंद गति से क्रिया करती है। अब जैसे कि आप लोग देखते हो, जैसे सोडियम है, सोडियम को अगर पानी में डालते हैं तुरंत आग लग जाती है। भाई आप कॉपर को पानी में डाल लो, आग लगेगी? नहीं लगेगी ना, क्योंकि कॉपर की क्रियाशीलता बहुत कम है। किसके मुकाबले? जो हमारा सोडियम के मुकाबले। इसी प्रकार और भी धातुएं हैं हमारे पास। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, इस क्रम को आपको याद रखना है। लिथियम, ये अपना सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, ये पूरा का पूरा क्रम आपको याद होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, एक रिएक्शन आपको दे देगा और कहेगा बताओ ये अभिक्रिया पॉसिबल होगी कि नहीं होगी। अभी आगे आएगा, इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि यहाँ पर इसी क्रम में यहाँ पर देखिए, इसको थोड़ा देर में देखते हैं कि जो सर्वाधिक क्रियाशील धातु है वो कौन सी है दोस्तों? वो है लिथियम। जो हमारी लिथियम धातु है ना, वो सर्वाधिक क्रियाशील होती है, बहुत तेजी के साथ क्रिया करती है। इसके अलावा जो सबसे नीचे है वे तो क्रिया कर ही नहीं है। कौन सी? जैसे अपने पास गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, कि क्रियाशीलता सबसे कम होती है। क्रियाशीलता जिनकी कम होती है उसको कहा जाता है नोबल धातुएं, जो क्रिया करेंगी नहीं। आप कहोगे कि क्रिया नहीं करती। हाँ देखो, गोल्ड है, कानों में पहनते, क्रिया करता है कोई? कानों के साथ क्रिया करे कोई? कुछ नहीं करेगा ना। वही जो धातुएं श्रेणी में ऊपर है वे नीचे वाली धातुओं को विलयन से प्रतिस्थापित कर सकती हैं। इसका क्या मतलब है दोस्तों? देखो, इसका मतलब ये है, जैसे मेरे पास क्या है, कॉपर सल्फेट का विलयन है। अब कॉपर सल्फेट का विलयन नीले रंग का होता है। मैंने क्या काम किया इसके अंदर, ये कॉपर है यहाँ पर, इससे ऊपर वाली कोई धातु ले ली, जैसे मैंने जिंक ले लिया। अगर मैं जिंक को क्या काम करता हूँ, इस कॉपर सल्फेट के विलयन के अंदर डालता हूँ, तो होता क्या है, ये बन जाता है जिंक सल्फेट, और ये कॉपर अलग निकल जाता है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, जिसमें अब मान लें यहाँ पे आयरन सल्फेट हो जाता, FeSO4, और उसके अंदर जिंक मिलाते, तो क्या वो इसको प्रतिस्थापित करता? देखो, जो जिंक है वो आयरन से ऊपर है, तो बिल्कुल जिंक आयरन को यहाँ पे प्रतिस्थापित कर तक, जो डिस्प्लेस कर सकता था, बदल सकता था उसकी स्थिति को। लेकिन यहाँ पर देखो, जैसे कॉपर को मैंने जिंक सल्फेट के साथ ले लिया, अभी जिंक क्योंकि ऊपर है, कॉपर नीचे है, तो प्रतिस्थापित करेगा? नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर कोई क्रिया नहीं होगी, इस बात का आपको ध्यान रखना, ठीक है। जैसे एक मैं आपको देता हूं, मार्कर कहाँ गया? अभी मार्कर उधर रखा है, देखते हैं इसको। पहले यहाँ पे इसको देखते हैं कंप्लीट। जैसे इसके बाद यहाँ पर कुछ अभिक्रियाएं और भी हैं, जैसे मंद अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया क्या होती है? जिनको पूरा होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। आपके पास ऐसी बहुत सारी अभिक्रिया होती हैं दोस्तों। जैसे आप लोग देखते हो कि जो लोहा है, लोहे का रंग कैसा हो जाता है, कुछ समय बाद रखने के बाद वो भूरे रंग का हो जाता है, उसमें भूरे रंग की एक लेयर जम जाती है, जिसको जंग कहा जाता है। तो लोहे पर जंग लगती है, इसका फॉर्मूला याद रखना। कभी कभी जंग का फॉर्मूला पूछ लेते हैं, Fe2O3.XH2O, वाटर के एक्स मॉलिक्यूल होते हैं इसके अंदर। दूसरा क्या है, जैसे चांदी है, चांदी कुछ समय के बाद क्या हो जाती है, काली पड़नी स्टार्ट हो जाती है। उसकी जो रंग है, शाइन है, वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। तो जो इसकी शाइन है वो काले रंग की हो जाती है, मतलब बदल जाती है। वो किसकी वजह से होती है? Ag2S बनता है, इसलिए वो कैसे हो जाती है, ब्लैक कलर की हो जाती है। इसके बाद और भी हैं, जैसे पीतल है। पीतल क्या होता है, कुछ समय बाद उस पर एक हरे रंग की लेयर बननी शुरू हो जाती है, कॉपर के ऊपर एक हरे रंग की लेयर बननी शुरू होती है, ठीक है, वो उनकी जंग होते हैं। इसी प्रकार हमारे पास है तिरु अभिक्रियाएं। अब ये तिरु अभिक्रिया क्या होंगी? ऐसी अभिक्रियाएं जो बहुत तेजी के साथ होती हैं। कैसी अभिक्रिया? जैसे आप एक अम्ल लो, एक अक्षार लो, मिलाया, तुरंत अभिक्रिया हो जाती है, तो उनको कहा जाता है उदासीनीकरण अभिक्रियाएं होंगी। आयनिक अभिक्रियाएं भी इनको ही बोला जाता है, जो बहुत तेजी के साथ होती हैं। जैसे NaOH को HCl के साथ मिलाया, तो NaCl और क्या बन गया? H2O। तो ऐसी अभिक्रिया जो बहुत तेजी के साथ होती है, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? तिरु अभिक्रिया बोलते हैं।
बहुत सारी ऐसी अभिक्रिया हमारे पास है। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसको, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखो, अभिक्रिया अपनी मस्त स्पीड से चल रही है, अभी हमको क्या करना है, उसकी स्पीड को बदलना है। अभिक्रिया की स्पीड को बदलने का मतलब क्या है, मान लिया कोई अभिक्रिया 1 घंटे में पूरी हो रही है, तो अगर हम कुछ ऐसी कंडीशन उत्पन्न करें कि जो अभिक्रिया है वो 15 मिनट में हो जाए, यानी कि जो समय लग रहा था, अब भैया घंटे में हो रही थी, अभी 15 मिनट के अंदर हो रही है। अगर हम तेजी के साथ अभिक्रिया कराना चाहिए तो हमें उसकी कंडीशंस को बदलना पड़ेगा। कंडीशन बदलने का मतलब क्या है, देखो ये कुछ कंडीशंस हैं, जैसे क्रिया कारक की मात्रा बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है। ये क्रिया कारक का मतलब क्या होता है, जैसे लिखे हुए है ना इधर, ये वाले जिंक और कॉपर सल्फेट को क्रिया कारक कहा जाता है। तो क्रिया कारक की अगर हम क्या करेंगे, मात्रा को बढ़ा देंगे, क्वांटिटी को बढ़ा देंगे, तो हमारी अभिक्रिया क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाती है। भाई ज़्यादा होगा, तेजी के साथ अभिक्रिया होगी। अगला पॉइंट है तापमान बढ़ाने पर। देखो यहाँ पर हम सामान्य बात बता रहे हैं कि तापमान बढ़ाने से सामान्यतः क्या होता है, अभिक्रिया की दर बढ़ती है। ठीक है, लेकिन अगर एक अभिक्रिया होती है ऊष्माक्षेपी, अगर ऊष्माक्षेपी का तापमान बढ़ाएंगे तो उसकी दर कम हो जाती है। ये हम सामान्य बात कर रहे हैं, थोड़ा इसका ध्यान रखेंगे आप लोग, वो मैं आगे बताऊंगा ऊष्माक्षेपी वगैरह। अगला पॉइंट है उत्प्रेरक की उपस्थिति में दर बढ़ती है। हाँ, ये भी सामान्य बात है कि अगर हम कैटलिस्ट को डालते हैं तो जो हमारी अभिक्रिया जी की दर है ना, हमारी अभिक्रिया की जो स्पीड है वो तेज हो जाती है। अगला पॉइंट है क्रिया कारक की सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने पर दर अधिक। अब 2 पॉइंट है, एक तो आपने एक पीस ले लिया, और हमारा कोई क्रिया कारक का एक पीस ले लिया, टुकड़ा ले लिया, और एक ले लिया उसका पाउडर फॉर्म, तो कौन तेजी के साथ क्रिया करेगा, पाउडर वाला। ठीक है, क्योंकि वहां पर क्या है, क्षेत्रफल ज्यादा होता है। तो जो क्रिया कारक है उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने से उसकी दर क्या हो जाती है, वो तेजी के साथ हो जाती है, वो तेजी के साथ बढ़ती है। अगला पॉइंट है कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं, तो ऐसी अभिक्रियाएं जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है, प्रकाश आने पर तेजी के साथ क्रिया करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इसके, आपको इनका ध्यान रखना है। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं अपचयन और ऑक्सीकरण क्या होता है। देखो अपचयन को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं रिडक्शन। यहाँ पर 3 कंडीशंस अगर हमारे पास हो तो वहाँ पर अपचयन होता है। पहली कंडीशन क्या है, जैसे ऑक्सीजन या विद्युतरणीय जो तत्व होता है, अगर हम लोग क्या काम करें, वहाँ से विद्युतरणीय तत्व या ऑक्सीजन निकल जाए, पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है हमारा, अगर वो जुड़ रहा हो। तीसरी कंडीशन है हाइड्रोजन, या फिर हाइड्रोजन जुड़ रहा हो। तो 3 कंडीशन है यहाँ पर, ऑक्सीजन या विद्युतरणीय तत्व निकलेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा और इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा। यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले जैसे यहाँ पर है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, अगर हम लोग CO2 से क्या करें, ऑक्सीजन को बाहर निकाल दें, तो क्या बचेगा, कार्बन और O2। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीजन बाहर निकला है। अगला केस है FeCl2, FeCl2 Fe और Cl में अगर बदलता है तो यहाँ पर क्लोरीन बाहर निकल गया। क्लोरीन क्या है, विद्युतरणीय तत्व है। तो जब विद्युतरणीय तत्व या ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अपचयन। और क्या है, जैसे कार्बन के साथ हाइड्रोजन को मैंने मिलाया है तो क्या बना, CH4, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, ये भी क्या है, अपचयन। और क्या है, जैसे मैग्नीशियम के साथ हाइड्रोजन मिला, मैग्नीशियम हाइड्राइड बना है, ये भी क्या है, यहाँ पर अपचयन है। अभी क्या है, मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन जुड़े हैं, देखो यहाँ पर है +2, मैग्नीशियम कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था है, +2 में। जैसे ही यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था आ जाएगी 0। ये बात पॉइंट किया आपने, जैसे ही +2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जुड़े तो क्या हो गया, ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया। इसका मतलब ये है यहाँ पर क्या हो गया, इसका अपचयन हो गया है। और जैसे सोडियम प्लस है, इलेक्ट्रॉन को जोड़ा, क्या बन गया, सोडियम। अभी जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के साथ जब इलेक्ट्रॉन को मैं जोड़ता हूं तो Cl- क्लोराइड बनता है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन जुड़े हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा है और यहाँ पर ऑक्सीजन निकला है। तो 3 कंडीशन पॉइंट कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। अब यहाँ पर एक नोट है दोस्तों, अपचयन होने पर ऑक्सीकरण संख्या में कमी आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम थोड़ी देर बाद सवाल करेंगे तो वहां पर इन चीजों को पॉइंट करेंगे, देखेंगे क्या होता है ये वाला पॉइंट। तो देखो जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में था, +2 में, किस में आ गया, 0 में, कम हुई है ना। सोडियम प्लस में था, इलेक्ट्रॉन जुड़ा, कम हुई है ना। तो ये आपको देखना है, सोडियम प्लस इलेक्ट्रॉन जुड़ा, ये सोडियम न्यूट्रल बन गया। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या है हमारे पास, अगला पॉइंट है ऑक्सीकरण क्या होता है। ऑक्सीकरण का मतलब जस्ट अपोजिट है अपचयन के। ऑक्सीकरण में क्या होगा, ऑक्सीजन या विद्युतरणीय तत्व क्या होगा, जुड़ेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा। इसका जस्ट उल्टा है, ध्यान रखना है। जैसे कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा, CO2 ऑक्सीकरण हो गया। मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ा, MgO ऑक्सीकरण हो गया। आयरन के साथ Cl जुड़ा, FeCl2 फेरस क्लोराइड, विद्युतरणीय तत्व है Cl, जो जुड़ा तो क्या हो गया, ऑक्सीकरण।
ऐसे ही यहाँ पर हाइड्रोजन बाहर निकल गया है, कार्बन अकेला बचा है, तो ये भी ऑक्सीकरण है, ये भी अपना ऑक्सीकरण है। अब देखो यहाँ पे सोडियम प्लस में बदला, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण है। Fe+2 है, Fe+3 में गया, इलेक्ट्रॉन निकला, ये भी क्या है, ऑक्सीकरण। क्लोरीन Cl- किस में गया, Cl में, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, ये क्या है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण के केस में 3 कंडीशन याद रखनी है, ऑक्सीजन जुड़ेगी, हाइड्रोजन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। पॉइंट ये है कि ऑक्सीकरण होने पर ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो जाती है, ये बात ध्यान रखना। जैसे सोडियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट था, +1 बन गया, Fe+2 Fe+3 बन गया, ये बात आपको ध्यान रखनी। ये पॉइंट कर लिया आप लोगों ने, ठीक है दोस्तों। अब हम यहाँ पर कुछ सवाल देखते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर कुछ सवाल लिखे हुए हैं, आपको ये बताना है कि इसमें ऑक्सीकरण हुआ है कि अपचयन हुआ है। ये सवाल लिखे हुए हैं, आप देखिए एक बार, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ आपको कौन सा इसमें ऑक्सीकरण है, कौन सा अपचयन है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला लिखा हुआ है Sn+2 से Sn+4 में चला गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि +2 से +4 में कब जाएगा, कब जाएगा, जब यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हों। यहां से क्या निकल गए हों, 2 इलेक्ट्रॉन। भाई Sn+2 से Sn+4 में गया, ऐसा कब होगा, जब यहां पर इलेक्ट्रॉन निकले हों। और इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है, बताओ, ऑक्सीकरण। तो यहां पर इसका क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। ठीक है दोस्तों, ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं इसको, शॉर्टकट लिखेंगे। अब देखो Pb+2 से Pb+4 में गया, Pb+2 से Pb+4, +2 से +4 कब होता है, ये तब होगा जब इलेक्ट्रॉन निकले। और इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, कॉपर+2 से कॉपर में चला गया, कॉपर प्लस में। इसका मतलब क्या हुआ है, +2 से +1 कैसे बना पाओगे आप। इसको बनाने का सिंपल तरीका, इलेक्ट्रॉन को जोड़ो, कहां पर, यहां पर। भाई +2 इलेक्ट्रॉन के पास -1 होता है, तो +2 -1 कितना, +1, वही तो हुआ है। यहां पर क्या आ गया है, +1। तो +2 से +1 बनाने का तरीका है इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। तो इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या कहलाता है, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब अपचयन। अगला पॉइंट है क्लोरीन। देखो क्लोरीन की यहां पर ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो 0 है, उदासीन है ना, तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अभी क्या हुआ है, यहां पर इलेक्ट्रॉन यहां पर माइनस आ गया है। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0, यहां पर आ गया है माइनस। अभी 0 को माइनस कैसे बनाएंगे, बनाने का तरीका है इलेक्ट्रॉन को जोड़ो। तो इलेक्ट्रॉन का जोड़ना क्या कहलाता है, रिडक्शन, मतलब अपचयन। अगला पॉइंट O2, और ये है O-। O2 का मतलब क्या है, यहां पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। मैंने ऑक्सीकरण अवस्था आपको समझाई हुई है, आप वीडियो में जाके देखना इसको। ये क्या है, माइनस। तो 0 से माइनस बनाने का तरीका वही है भाई, इलेक्ट्रॉन जोड़ो। तो इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या कहलाता है, रिडक्शन या फिर अपचयन। अगला पॉइंट है, देखो यहां पर क्या हुआ है, CH4 है, ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ा है। तो यहां पर जो कार्बन है इसका क्या हुआ है, कार्बन का यहां पर क्या हो गया है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट पॉइंट NaCl, Na के साथ Cl जुड़ा हुआ है। अब यहां पर क्या हुआ है, Na से Cl बाहर निकला है। विद्युत ऋणी तत्व जब बाहर निकलता है क्या कहलाता है, बताओ, सोचो दिमाग में। विद्युत ऋणी तत्व का निकलना अपचयन कहलाता है। अपचयन मतलब रिडक्शन। अगर विद्युत ऋणी तत्व जुड़े, जैसे ऑक्सीजन जुड़ा, ऑक्सीकरण। विद्युत ऋणी तत्व निकला या ऑक्सीजन निकला, अपचयन, यानी कि रिडक्शन। अगला पॉइंट देखेंगे, ये है जल। जल को मैंने बनाया है H2 और O2, यानी कि हाइड्रोजन के साथ कौन निकल गया है, ऑक्सीजन बाहर निकल गया है। तो जब ऑक्सीजन निकलेगा तो यहां पर ओवरऑल क्या हुआ है, यहां पर ओवरऑल हुआ है रिडक्शन। बात समझ में आई आप लोगों को, ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाएगा यहां पर। और देखते हैं, ये नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। ऐसी ही अभिक्रियाएं बनती हैं पेपर्स के अंदर। अब देखते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। तो दोस्तों ये अभिक्रियाएं जो होती है ना, तो उनमें दोनों जो रिएक्शंस हैं हमारी, ऑक्सीकरण अपचयन, एक साथ चलती हैं। तो जब ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ हों, उसी को हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स, रेडॉक्स का मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। रीडॉक्स यानी कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, इस बात का ध्यान रखेंगे। पहचानेंगे कैसे, तो पहचानने का तरीका है ऑक्सीकरण संख्या।
आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना आना चाहिए, मैंने सिखाया हुआ है। आप जो प्रीवियस की वीडियो है उसके अंदर देख लेना, वहाँ पर मैंने डाल रखा है। जैसे यहाँ पर जिंक है, जिंक को मैंने किसके साथ मिलाया, कॉपर सल्फेट के साथ। तो जैसे ही जिंक कॉपर सल्फेट के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट और कॉपर। हमने पीछे भी देखा था। अब यहाँ पर हुआ क्या है, देखो ध्यान से, जो जिंक है वो किस में बदला, जिंक सल्फेट में। जिंक सल्फेट क्या होता है, Zn+2SO4-2। भाई इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। तो ध्यान से देखो यहाँ हुआ क्या है, जिंक जो कि जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में था, यहाँ जीरो है ना, यहाँ पर किस में बदल गया, +2 में। जीरो से +2 कैसे बदलोगे, इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर जिंक का क्या हुआ है, तो यहाँ पर जिंक जब इसमें बदला है तो यहाँ पर इसका क्या हुआ है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का निकलना, ऑक्सीकरण। तो इसका तो हुआ है ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। दूसरा देखो कॉपर, कॉपर सल्फेट को मैं copper+2SO4-2 लिख सकता हूं। तो यहां पर +2 से कॉपर किस में चला गया, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसका मतलब क्या हुआ है, +2 से जीरो, +2 से जीरो कैसे बनेंगे, -2 जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन जुड़े हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन जुड़े हैं। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या कहलाता है, रिडक्शन। ये पॉइंट नोट किया, समझ में नहीं आया। अगला सवाल देखो, FeCl2 है, तो यहां पर FeCl2 में ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। 2 Cl बाहर जाएंगे, 2 Cl माइनस, तो Fe पर +2 आएगा ना। भैया देखो इतना दिमाग तो आपको लगाना पड़ेगा। ऑक्सीकरण संख्या वाला लेक्चर देखना ध्यान से, वहां मैंने सब कुछ समझा रखा है। Fe+3 है, यहां पर FeCl3 है, 1 Cl पर 1 माइनस, तो 3 Cl पर 3 माइनस, तो Fe पर कितने प्लस होंगे, 3। न्यूट्रल है ओवरऑल मॉलिक्यूल, तो जितने प्लस उतने माइनस, ध्यान रखना है। SnCl4 है, तो यहां पर ये है +4, क्योंकि 4Cl माइनस, 4 माइनस तो 4 प्लस। SnCl2 प्लस के 2। अब देखो यहां पर ध्यान से, अब 1 2 1 2 खेले। देखो यहां पर Fe वाला है, यहां पर भी Fe वाला है, चेक करो यहां पर हुआ क्या है, Fe+2 से किस में बदल गया, +2 से +3 में बदला। जब Fe+2 से +3 में बदलेगा, कैसे बदलेगा, एक इलेक्ट्रॉन कम करना पड़ेगा। जैसे ही Fe+2 से एक इलेक्ट्रॉन निकला, वो किस में चला गया, किसमें गया, +3 में ना। तो FeCl2 का क्या हुआ, यहां पर इलेक्ट्रॉन निकाल दिया इसने। इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब ऑक्सीकरण। तो यहां पर इसका क्या हो गया है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीडेशन हुआ इसका, इस वाले। इसको देखो, SnCl4 से SnCl2 में बदल गया, +4 से +2 में। कब, जब इलेक्ट्रॉन जुड़े हो। तो यहां पर ये जो केस है SnCl4 वाला, इसका क्या हुआ है, यहां पर रिडक्शन। ध्यान रखना, अगर +2 से +3 हुआ, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन निकला, तभी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी। तो ऑक्सीकरण Sn+4 से Sn+2 में बदला, +4 से +2 कैसे हो सकते हैं भाई, +4 से +2 बनाने हैं, -2 घटा दो ना उसमें से, 2 घटा दो उसमें से। 2 घटाने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जुड़े इसके साथ, तो जब यहां पे इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे तभी ये इसमें बदलेगा। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना ही क्या कहलाता है, रिडक्शन। गॉट इट, ओके। अगला पॉइंट है, दहन अभिक्रिया क्या होती है। तो दहन अभिक्रिया होती है ऑक्सीकरण, इसमें ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है। प्रकाश संश्लेषण कैसी अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया है। डायरेक्ट सवाल बनते हैं, बहुत सारे एग्जाम में आए हुए हैं, तो याद रखने हैं। श्वसन कैसी प्रक्रिया है, श्वसन सांस लेते ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण है। संक्षारण, संक्षारण का मतलब जंग लगना, कैसा है, ऑक्सीकरण। विकृत गंधिता, ये नया शब्द है, हालांकि आपने कक्षा 9-10 में पढ़ा होगा। विकृत गंधिता एक लाइन में समझते हैं। आप कोई भी ऐसा मटेरियल लें जिसमें तेल हो, क्या होता है कुछ समय बाद जो तेलीय पदार्थ होते हैं, जब वे ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो उनकी जो अपर लेयर होती है उसका हल्का सा एक तो रंग बदलता है, दूसरा क्या होता है उसकी स्मेल चेंज हो जाती है, उसका जो गंध है वो बदल जाती है, एक अजीब सी ओड स्मेल आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जो आउटर लेयर है उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण होने को ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता कैसा प्रोसीजर है, ऑक्सीकरण वाला। तेलीय पदार्थ कुछ समय बाद जब उनकी स्मेल बदल जाएगी तो उसी को कहते हैं विकृत गंधिता। तेलीय पदार्थ का मतलब है भाई आपने कोई चीज़ ले ली, जैसे घी वगैरह ले लिया, तेल ले लिया, उसको रखेंगे, कुछ समय बाद क्या होगा, उसकी स्मेल बदल जाएगी, वही है विकृत गंधिता। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं दोस्तों।
दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं ये आक्सीकारक और अपचायक क्या होता है। चाहे पेपर नवोदय का हो, केवीएस का हो, ईएमआरएस का हो या टीजीटी का हो, सभी में एक सवाल जरूर पूछते हैं कि ये आक्सीकारक और अपचायक के बारे में पूछते हैं, कौन आक्सीकारक होगा कौन अपचायक होगा। तो समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से आप लोग देखना। सबसे पहला पॉइंट है आक्सीकारक क्या होता है। देखो दोस्तों, मैंने आपको ऑक्सीकरण समझाया है, मैंने आपको अपचयन समझाया है अभी। अब आक्सीकारक देखते हैं। आक्सीकारक का मतलब है वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थों का आक्सीकरण करें और स्वयं क्या हो जाए, अपचयित। खुद का तो इनका अपचयन होगा और दूसरों क्या करेंगे, ये ऑक्सीकरण। ठीक है, अभी एग्जाम्पल भी समझेंगे हम यहां पर। जिसका अपचयन होता है वही आक्सीकारक कहलाता है। ठीक है ना। इसके कुछ एग्जाम्पल है। एक पॉइंट और है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है। ये जो आक्सीकारक होते हैं ये क्या काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं दूसरों के। जो दूसरों के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उनको आक्सीकारक कहा जाता है। एग्जाम्पल है कुछ जैसे KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, HClO4 परक्लोरिक एसिड होता है, F2 फ्लोरीन, SO3 है सल्फर ट्राइऑक्साइड। अभी मैंने डेफिनेशन बताई, समझ में नहीं आई होगी, कोई बात नहीं, जब मैं एग्जाम्पल बताऊंगा ना तुरंत क्लियर हो जाएगा, फिर तुम खुद से निकाल सकते हो। एक होता है अपचायक। अपचायक का मतलब क्या है, जस्ट उल्टा। अपचायक क्या करेंगे, ये दूसरे का अपचयन करेंगे और इनका खुद का क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थों का अपचयन करते हैं और स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते हैं, इनको ही कहा जाता है अपचायक। अपचायक का मतलब है जो दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे, इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले या इलेक्ट्रॉन देने वाले। भाई त्याग रहा है तो किसी और को देगा ना, तो इलेक्ट्रॉन देने वाले या इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले क्या कहलाते हैं, अपचायक। कौन कौन से हैं बताओ, कौन इलेक्ट्रॉन देता है, धातुएं। तो सभी धातुएं इलेक्ट्रॉन देने का काम करती हैं। इनमें सबसे अच्छी कौन देती है, लिथियम। तो लिथियम सबसे अच्छा अपचायक होता है। इसके बाद है धातु हाइड्राइड। धातु हाइड्राइड क्या करती हैं, H- देते हैं। तो H- देंगे तो ये क्या होंगे, एक अच्छे अपचायक होंगे। इसके अलावा क्या है, HI अपचायक है, लाल फास्फोरस अपचायक का काम करता है, कार्बन, ये सभी क्या है, अपचायक है। या पेपर में आ गया कि निम्नलिखित में से कौन अपचायक है, 3 एग्जाम्पल इसके डाल दिया, किसका डाल दिया, ऐसे सवाल बनेगा इसके ऊपर। अब यहां पर समझेंगे जो मैंने आपको अभी 3 मिनट में बताया है, 2-3 मिनट में, इसको समझते हैं यहां पर क्या केस है। अभी मैंने बताया था जिंक, FeSO4 के साथ मिला क्या बना, ZnSO4 और Fe, बाहर निकाल दिया इसने Fe को। अब यहां पर देखते हैं किसका ऑक्सीकरण हुआ किसका अपचयन हुआ। तो यहां पर जो मेरे पास जिंक है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से किसमें चला गया, +2 में। तो जो 0 से +2 के अंदर गया तो यहां पर क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन निकले। इलेक्ट्रॉन किस में निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं दोस्तों ऑक्सीकरण में। इसका क्या हुआ यहां पर, ऑक्सीकरण। और जिसका ऑक्सीकरण होता है वही क्या कहलाता है, अपचायक। इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है ना अपचायक, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए, +2 में बदल गया, इलेक्ट्रॉन त्याग के ही तो बदला होगा। तो ऑक्सीकरण जिसका होता है वही कहलाता है अपचायक। ध्यान रखना, यहां फंस जाते हैं हम लोग, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकारक, अपचयन, अपचायक, क्या है, दिमाग खराब हो जाता है। जिसका हुआ ऑक्सीकरण वही कहलाएगा अपचायक। अब इसको देखो, FeSO4 है यानी कि Fe+2 के अंदर है, यहां पर है 0। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का मतलब इसका क्या हुआ, यहां पर अपचयन। और जिसका होता है अपचयन वही कहलाता है ऑक्सीकारक। क्या कहलाएगा ये, ऑक्सीकारक। ध्यान रखना, वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण करते हैं और स्वयं अपचयित हो जाते हैं, दूसरे को क्या करेंगे, दूसरे के इलेक्ट्रॉन निकलवा लेंगे, इलेक्ट्रॉन को निकलवाने वाले, और खुद ग्रहण करेंगे। Fe+2 से 0 में गया। इसका मतलब एक सिंपल लाइन में बताता हूं, अगर किसी का अपचयन हो रहा है किसी पदार्थ का, तो उसको आप क्या बोलोगे, ऑक्सीकारक। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑक्सीकारक। अगर किसी का ऑक्सीकरण हो रहा है किसी पदार्थ का, तो उसको आप लोग क्या बोलोगे, अपचायक। अपचायक, बस एक लाइन ध्यान रखना। ऑक्सीकरण और अपचयन निकालना तो आता ही है, मैंने सिखा दिया थोड़ी देर पहले। अब इसको ध्यान रखना आपको। अब जैसे ये है FeCl2 यानी कि Fe+2 में है, FeCl3 यानी कि Fe+3 में है, निकालना तो बता दिया ना। यहां पर ये है +4 में और ये है +2 के अंदर। अब देख लो, यहां से यहां एक इलेक्ट्रॉन निकला है। इलेक्ट्रॉन निकलना क्या कहलाता है,
बताओ, इलेक्ट्रॉन का निकलना कहलाता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण हुआ है इसका। ऑक्सीकरण किसका होता है? अपचायक का। ठीक है। अब देखो, SnCl4 से SnCl2 में गया, इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का मतलब यहां पर इसका क्या हो गया? अपचयन। इस वाले पदार्थ का हुआ है, ध्यान रखना। इसका मत लिख देना, उल्टा हो जाता है। अपचयन, अपचयन किसका होता है? ऑक्सीकारक का। ऑक्सीकारक। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रहेगा आप लोगों के, ध्यान रखना है। ये एक सवाल आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर उठा के देखना आप लोग, मिल जाएंगे। और अब प्रीवियस ईयर करोगे तो हो भी जाएगा वो सवाल, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। देखो, कंसेप्ट जहां भी लगेगा कंफ्यूजन होगा। अगर कंसेप्ट का रट्टा लगाओगे तो सवाल नहीं होगा। लोग कहते हैं कि प्रीवियस ईयर को याद कर लो, याद कर लो, याद। भाई साइंस है ये हिस्ट्री नहीं है कि याद करोगे हो जाएगा। यहां पर आपको चीजों को समझना करके अप्लाई करना पड़ेगा। पहले समझो फिर अप्लाई करो। मैंने एक कंसेप्ट सिखाया आपको, आप प्रीवियस ईयर उठाओ, जितने भी सवाल ऐसे हैं उनको कर डालो, तुरंत हो जाएंगे आपके। नहीं होते हैं तो कमेंट में डालो कि सर ये सवाल नहीं हो पाया हमसे, मैं कराऊंगा उसको फिर। अब जैसे ये है H2O2 SO2, अब ये क्या है? ये ऐसे पदार्थ हैं या ऐसे कंपाउंड है हमारे पास जो अपचायक और ऑक्सीकारक दोनों का ही काम करते हैं। ये अपचायक का काम भी करेंगे और ऑक्सीकारक का काम भी करेंगे। तो ध्यान रखना, पेपर में आएगा कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक व अपचायक दोनों का काम करता है, आया हुआ है। ध्यान रखना कौन है? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। H2O2 क्या होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अब हम यहाँ पर देखते हैं जो अभिक्रियाएं ऊष्मा के आधार पर कैसे इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो प्रकार की अभिक्रियाएं हैं हमारे पास। एक तो होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जिसको एंडोथर्मिक कहा जाता है। एक होती है ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया, जिसको एक्सोथर्मिक कहा जाता है। जो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है उसमें क्या होता है दोस्तों, कि जैसे ही अभिक्रिया होने के लिए तैयार होगी तो उसमें ऊष्मा की जरूरत पड़ती है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, तभी वो अभिक्रिया हो पाती है अच्छी स्पीड से। तो वे अभिक्रियाएं जिनको पूरा होने के लिए ऊष्मा का अवशोषण होता है उसी को कहा जाता है ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। यहाँ पर डेल्टा H जो होता है उसका मान क्या होता है दोस्तों? पॉजिटिव होता है। तो वे अभिक्रियाएं जिनको क्रियाकारक से उत्पाद बनते समय ऊष्मा का अवशोषण होता है उनको क्या बोल लेंगे? ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। यहाँ पर इस डायग्राम को याद रखना, ध्यान रखना इसको, क्योंकि कभी कभी क्या होता है इससे सवाल अगर बना तो कंफ्यूजन हो जाएगा। आप ध्यान से देखो, यहाँ पर जो रिएक्टेंट है इसकी जो ऊर्जा है, और देखो यहाँ पर ऊर्जा है, यहाँ पर पथ है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पर जो ऊर्जा है वो रिएक्टेंट की कम है। ध्यान से देखो, ये प्रोडक्ट की है, ये रिएक्टेंट की है। तो यहाँ पर रिएक्टेंट की कम ऊर्जा से ज्यादा ऊर्जा वाला उत्पाद या प्रोडक्ट बन रहा है। इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पर ऊष्मा जो है वो ग्रहण की गई है। इसको लिखने का तरीका क्या है? A और B से C और D बन गया। अगर यहाँ पर डेल्टा H की वैल्यू क्या निकल दे रखी है उसने? पॉजिटिव। तो आप क्या कहेंगे कि यह अभिक्रिया कैसी है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। ABCD बना। इसको लिखने के दो तरीके हैं, तो ऐसे लिख के देगा या फिर यहाँ पर माइनस करके देता है। जैसे N2 और O2 से 2NO बना, और इस अभिक्रिया में क्या होता है? ऊष्मा की जरूरत पड़ती है। तो ये भी कैसी अभिक्रिया होगी? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। PCl5 PCl3 PCl2 पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब ये भी कैसी अभिक्रिया है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो वे अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा की जरूरत पड़ती है, अवशोषण होता है ऊष्मा का, उन्हें कहा जाता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अंग्रेजी में नाम याद रखेंगे एंडोथर्मिक। कभी कभी क्या होता है कि देवनागरी लिपि में आ जाता है एंडोथर्मिक, तो क्या करोगे आप लोग? फंस जाओगे। तो एंडोथर्मिक मतलब ऊष्मा की जरूरत है। अगली अभिक्रिया क्या है? ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया, इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। अब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं दोस्तों? तो वे अभिक्रियाएं जब होंगी तो इनमें ऊष्मा खुद से उत्पन्न होती है। आपने ऐसी अभिक्रियाएं बहुत सारी देखी होंगी। जैसे आप लोग क्या करते हो, जो बिना बुझा चूना होता है उसमें जब पानी मिलाते हो तो उसमें बहुत सारी ऊष्मा उत्पन्न होती है, गर्म हो जाता है वो। तो वे अभिक्रियाएं जो जब सामान्य होते होते गर्म हो जाती हैं, उनमें तापमान उत्पन्न होता है, तो उसे बोलते हैं ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया या एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ये याद रखना। यहाँ पर क्या है? जो रिएक्टेंट है इसकी जो ऊर्जा है, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट है, देखो यहाँ पर ज्यादा ऊर्जा है, यहाँ पर कम होगी प्रोडक्ट की ऊर्जा। तो जब ऊर्जा कम हो जाएगी इसका मतलब ऊर्जा निकली है इसमें से, इसने ऊर्जा को निकाल दिया है। तो ऊर्जा का निकलना ही क्या कहलाएगा? ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया है। अब जैसे मेरे पास A और B है, लिखने का तरीका यहाँ प्लस H करके लिखते हैं।
ए और बी, एक तरीका तो ये हो गया प्लस एच, एक हो गया यहाँ पर एच की वैल्यू, डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है माइनस। अब कहोगे सर ये डेल्टा एच क्या है, तो डेल्टा एच का मतलब होता है एंथैल्पी। एंथैल्पी कितनी है इसकी, प्लस माइनस मतलब क्या हो रही है, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, वो सब चीज। अमोनिया निर्माण की इसके उदाहरण भी हैं, जैसे अमोनिया निर्माण की हैबर विधि, पेपर में पूछ सकता है कि हैबर विधि में किस चीज का निर्माण किया जाता है, अमोनिया का। अमोनिया क्या होती है NH3, N2 3H2 मिलेगा, NH3 बनेगा। इसमें क्या होगी, ऊष्मा उत्पन्न होती है। अभिक्रिया कैसी होगी, ऊष्मा अक्षेपी या एक्सोथर्मिक। H2SO4 की संपर्क कक्ष विधि, तो संपर्क कक्ष विधि में क्या बनता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल तेजाब। इसमें क्या है, कहोगे सर ये तो आपने SO3 बनाया है, तेजाब कैसे बन गया इसके अंदर। अरे भैया SO2 जब O2 के साथ मिलेगा SO3 बनेगा। आप इसके अंदर पानी मिलाओ SO3 के अंदर तो क्या बनेगा, H2SO4। ठीक है। अगली अभिक्रिया है दहन अभिक्रिया। दहन अभिक्रिया भी कैसी अभिक्रिया होती है, जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। उदासीनीकरण, अम्ल अक्षार को मिलाओ, लैब में देखना तो टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाती है। मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा उत्पन्न होती है खुद से, उसको बोला जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं या फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो यहाँ पर अब हम दोस्तों देखते हैं उत्प्रेरक क्या होते हैं और उत्प्रेरण क्या है। देखिए दोस्तों, उत्प्रेरक का मतलब होता है कि ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो एक निश्चित गति से चलती है, उसकी एक निश्चित दर होती है। अगर हम लोग क्या करें, कुछ ऐसे पदार्थ उसके अंदर मिलाएं जो उसकी गति को, जो उसकी दर है उसको या तो घटा दे या उसको बढ़ा दे, तब ऐसे पदार्थों को हम लोग उत्प्रेरक कहते हैं। तथा यह घटना क्या कहलाती है, उत्प्रेरण। तो रासायनिक अभिक्रिया की दर या तो कम हो जाए या बढ़ जाए, तो एक किसकी वजह से होता है, तो ये होता है उत्प्रेरक की वजह से। फिर हम आगे उत्प्रेरक को डिफरेंशिएट करेंगे, कितने प्रकार के उत्प्रेरक हैं तो देखते हैं थोड़ा सा। सबसे पहला उत्प्रेरक, उत्प्रेरक के बारे में सबसे पहले जो बताया था वो बताया था ब्रिजिलियस के द्वारा। ध्यान रखना, ये सवाल बन सकता है कि उत्प्रेरक के बारे में सर्वप्रथम बताया गया तो ब्रिजिलियस के द्वारा बताया गया था। अगला पॉइंट ये है कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देते हैं बिना खुद कंज्यूम हुए। मतलब ये खुद कंज्यूम नहीं होने की उस अभिक्रिया के अंदर, ये अभिक्रिया को दर को चेंज कर देंगे। अगला पॉइंट क्या है, उत्प्रेरक कभी भी अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करते हैं। ये अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करेंगे लेकिन ये अभिक्रिया की स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। भाई जैसे हम लोग पेट्रोल को जलाने के लिए माचिस का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, वहां पर क्रिया होती है, लेकिन उत्प्रेरक खुद से कोई अभिक्रिया प्रारंभ नहीं करता। जो अभिक्रिया चल रही है पहले से, उसके अंदर गति को बढ़ाने का काम करता है, घटाने का काम करता है। ध्यान रखना है, उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता है। अगला पॉइंट है हाँ, कि उत्प्रेरक जो होता है वो साम्य अवस्था को प्रभावित नहीं करता है। उत्प्रेरक साम्य अवस्था को प्रभावित नहीं करता है। साम्य अवस्था का मतलब क्या होता है दोस्तों, थोड़ा सा यहां पर देखिए आप। साम्य अवस्था का मतलब ये होता है कि जैसे कि मैंने ए को बी के साथ मिलाया, उससे बना सी और डी। इसमें क्या होता है दोस्तों, अभिक्रिया की वह अवस्था जब अग्र अभिक्रिया का वेग पश्च अभिक्रिया के वेग के बराबर हो जाता है। मतलब जितना ये बन रहा होता है इतना ही ये बनना होता है, तब इसी को कहा जाता है साम्य अवस्था। ठीक है। अभी उत्प्रेरक क्या काम करता है, साम्य अवस्था को प्रभावित नहीं करता है। भाई आपने उत्प्रेरक डाल दिया इसके अंदर तो होगा क्या, साम्य अवस्था पर कोई चेंज नहीं आएगा, जितने पर आनी है उतने पर ही आएगी। हाँ ये होता है कि साम्य अवस्था जल्दी प्राप्त हो जाती है। रिएक्शन की स्पीड फास्ट होगी तो साम्य अवस्था तो हमको जल्दी प्राप्त होनी ही है भाई। ठीक है, तो साम्य अवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दो। इसके बाद उत्प्रेरक के प्रकार। उत्प्रेरक हम देखते हैं बेसिकली तो दो टाइप के हैं, लेकिन और भी है यहाँ पर। तो सबसे पहला उत्प्रेरक है हमारे पास धनात्मक उत्प्रेरक। अब धनात्मक उत्प्रेरक क्या होता है, तो दोस्तों वो उत्प्रेरक जो क्या काम करेगा, जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, तेजी के साथ अभिक्रिया होती है इसके अंदर, तो इसको धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे पोटेशियम क्लोरेट जो है, अगर हम उसको सामान्य रिएक्शन कराएं, गर्म करें उच्च ताप तक, तो इसमें KCl और ऑक्सीजन गैस बनती है, लेकिन तापमान बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। अगर हम लोग क्या काम करें, जो KClO3 है उसके अंदर मैग्नीज डाइऑक्साइड मिला दें, तो हम देखते हैं कि जो अभिक्रिया पहले उच्च ताप पर हो रही थी, अब वो अभिक्रिया एक निम्न ताप पर हो जाती है और आसानी से हो जाती है, खर्चा भी कम होता है हमारा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो MnO2 है, इसने किसकी तरह बिहेव किया, उत्प्रेरक की तरह कार्य किया इसने, और हमको जल्दी ही रिएक्शन करके दे दी। ठीक है। अब अगला पॉइंट ये है कि ऐसा क्यों हुआ भाई, उत्प्रेरक ने ऐसा क्या कर दिया कि जिससे कि रिएक्शन की दर बढ़ गई। तो ध्यान रखना है दोस्तों कि जो धनात्मक उत्प्रेरक होता है वो जो अभिक्रिया की संकीर्ण ऊर्जा होती है, संकीर्ण ऊर्जा
के मान को कम कर देता है। अब ये संकीर्ण ऊर्जा क्या है, देखो ध्यान से। संकीर्ण ऊर्जा क्या होती है, मॉलिक्यूल्स को एक अप लेवल एनर्जी तक जाना होता है, जाने के बाद ही उत्पाद का निर्माण होता है। जैसे देखो यहाँ पर ये पहली कंडीशन देखो आप, ये पहला वाला मार्ग और ये दूसरे वाला मार्ग। तो पहले वाले मार्ग में क्या हुआ, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एनर्जी यदि इतनी होती तभी में किसके अंदर बदलते हैं, प्रोडक्ट के अंदर बदलते हैं। ये स्थिति है, पहले वाली स्थिति कब है, बिना उत्प्रेरक के। लेकिन अगर हम लोग क्या काम करें, इसके अंदर उत्प्रेरक को डाल दें, तो उत्प्रेरक को डालने से होगा क्या कि जो ये एनर्जी का लेवल था यहां से यहां, इसी को संकीर्ण ऊर्जा कहते हैं। उत्प्रेरक के डालने से क्या होता है कि जो संकीर्ण ऊर्जा है इसका मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो संकीर्ण ऊर्जा का मान कम होने पर क्या होगा, इजीली उत्पाद बन जाएगा। ठीक है, पथ 2 क्या है, उत्प्रेरक के साथ। ठीक है दोस्तों, तो इसका ध्यान रखना है आपको कि बिना उत्प्रेरक की संकीर्ण ऊर्जा, उत्प्रेरक के साथ संकीर्ण ऊर्जा में अंतर होता है। ठीक है, उत्प्रेरक डाल देंगे, संकीर्ण ऊर्जा का मान कम हो जाएगा और क्या मिलेगा, हमें उत्पाद मिल जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या होता है। देखो वे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर देंगे, इनको निगेटिव कैटलिस्ट भी बोलते हैं। अभिक्रिया को जो दर को कम करते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक। उदाहरण क्या है, जैसे H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हमने कल भी पढ़ा था इसके बारे में। क्या है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कल का मतलब अभी इस वीडियो के अंदर ही देखा था हमने कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है, ऑक्सीकारक अपचायक दोनों काम करता है। SO2 भी ऐसा ही है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के विघटन में ग्लिसरॉल होता है, वो किसका काम करता है, ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। ध्यान रखना है दोस्तों, ये पॉइंट निकलते हैं, ऐसे सवाल बनने की संभावनाएं हैं। अगला ये है कि स्वतः उत्प्रेरण क्या होता है। अब स्वतः उत्प्रेरण क्या होगा दोस्तों, इसमें कोई उत्प्रेरक हमें बाहर से नहीं डालना है। इसमें क्या होगा कि जो उत्पाद बना है, भाई हमने अभिकारक को मिलाने के बाद उत्पाद तो बनना ही है। स्टार्टिंग में थोड़ा उत्पाद बना, अब वो उत्पाद क्या काम करेगा, वो खुद से उत्प्रेरक का काम करना शुरू कर देगा। जैसे देखो यहाँ पर इथाइल एसीटेट के अंदर जब जल मिलाया तो बना एसिटिक अम्ल, और ये खुद से किसका काम कर रहा है, ये काम करता है खुद से उत्प्रेरक का, जो इस अभिक्रिया की गति को बढ़ाने का काम कर रहा है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें बना हुआ उत्पाद स्वयं उत्प्रेरक का काम करें तो इसको बोलते हैं स्वतः उत्प्रेरण अभिक्रियाएं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है आपको। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे पॉइंट्स आपने देख लिए हैं। दोस्तों अब देखते हैं हम यहाँ पर ये उत्प्रेरण के अगला पार्ट जो है हमारा, ये वाला क्या है, ये समांगी उत्प्रेरण क्या होता है और विषमांगी उत्प्रेरण क्या होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। पेपर में क्या आएगा, एक अभिक्रिया आएगी, उसमें गैसीय अवस्था लिखी होंगी या फिर पदार्थ की अवस्थाएं लिखी होंगी, और पूछ लेगा कि जो अभिक्रिया है इसमें कौन सा उत्प्रेरण है, समांगी है कि विषमांगी है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, अगर आप इसको कंप्लीट देखोगे तो सारा सवालों कर डालोगे। क्या है समांगी उत्प्रेरण। समांगी उत्प्रेरण क्या होता है दोस्तों, जब हम लोग अभिक्रिया करते हैं तो उसमें यदि हमारा अभिकारक, हमारा उत्प्रेरक और हमारा जो उत्पाद बनता है, यदि उन तीनों की जो भौतिक अवस्थाएं हैं वे समान हों, जैसे या तो सारे ठोस हों या सभी द्रव हों या सभी गैसीय अवस्था में हों, तो इसको कहा जाता है समांगी उत्प्रेरण, जब तीनों की भौतिक अवस्थाएं समान हों। जैसे H2SO4 के निर्माण की लैड कक्ष विधि, इसमें क्या होता है, SO2 जो कि क्या होती है, गैस, ऑक्सीजन क्या है, गैस, NO क्या है, गैस, SO3 भी है गैस, सभी की भौतिक अवस्थाएं समान है ना। इसका मतलब ये क्या होगा, ये होगा समांगी उत्प्रेरण। आगे देखो एस्टर का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन। भाई ये क्या है, ये लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, H2SO4 लिक्विड होता है, ये भी लिक्विड बना और ये भी लिक्विड, सभी के सभी एक ही भौतिक अवस्था में होना चाहिए। ये नहीं है ये 4 आ जाते और ये सॉलिड आ जाता, ऐसा नहीं होगा। सभी की भौतिक अवस्थाएं समान होंगी तभी कहलाएगा वो समांगी उत्प्रेरण। अंग्रेजी में नाम याद रखेंगे, होमो कैटलिस्ट, होमो कैटलिस्ट, इसको होमो कैटलिस्ट कहा जाता है। इसके बाद क्या है हमारे पास विषमांगी उत्प्रेरण। विषमांगी के अंदर क्या होगा, इसमें ऐसा हो सकता है कि भाई जो हमारा अभिकारक है और उत्प्रेरक है उनकी भौतिक अवस्थाएं अलग हो, उत्पाद की भौतिक अवस्थाएं अलग हो। तो ध्यान रखना है, यदि हमारे अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद की भौतिक अवस्थाएं अलग अलग हो तो उसी को बोला जाता है विषमांगी उत्प्रेरण। जैसे NH3 के निर्माण की हैबर विधि, इसमें क्या होता है, N2 गैस है, नाइट्रोजन गैस जानते हैं आप लोग, हाइड्रोजन के साथ जब मिलेगी तो बनेगा अमोनिया। लेकिन आप यहाँ ध्यान से देखो, ये क्या है, ये गैस है,
ये भी गैस है। लेकिन FeMO, Fe क्या होता है? आयरन, सॉलिड स्टेट का है, और ये भी क्या होता है? सॉलिड। क्या बना? ये गैस है। इसका मतलब उत्प्रेरक कैसा है हमारा? ठोस है। तो ये कैसा हो गया हमारा? विषमांगी उत्प्रेरण। H2SO4 के निर्माण की संपर्क कक्ष विधि में क्या होता है? ये गैस है, ये भी गैस है, लेकिन ये क्या होता है? ये सॉलिड है और ये भी गैस। अलग अलग हो गया ना? अलग अलग होने का मतलब क्या हुआ कि ये विषमांगी उत्प्रेरण है। तेलों का हाइड्रोजनीकरण, आपको पता है जो तेल होते हैं वे होते हैं असंतृप्त, हाइड्रोजन के साथ मिला है। भाई ये भी गैस है, ये गैस है। निकल क्या है? सॉलिड स्टेट का होता है, ठोस, और ये गैस। हो गया ना अलग? हाँ, ध्यान रखना है। ऐसे ही HNO3 के निर्माण की जो ओस्टवाल्ट विधि होती है उसमें जो प्लेटिनम उत्प्रेरक होता है वो कैसा होता है? वो ठोस अवस्था में होता है। तो दोस्तों आप इन चीज़ों को देखें ध्यान से, इनको पढ़ें। देखिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी, आपको याद भी करना पड़ेगा। ये मैंने सारा लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इनको नोट कर लें और इनको बार बार पढ़ें। वीडियो देखें, इसको बार बार पढ़ें। देखो बार बार पढ़ोगे तभी चीज़ें याद होंगी। चीज़ें समझ में आना बहुत अच्छी बात होता है, लेकिन समझ में आने के बाद उनको याद रखना पड़ता है, क्योंकि पेपर के अंदर कंसेप्ट जब लगाओगे याद होगा तभी तो लगा पाओगे। आपको ध्यान रखना है कि आपको केमिस्ट्री में कम से कम 55 से 60 क्वेश्चन सही करने हैं, क्योंकि अब की बार की जो कट ऑफ है वो काफ़ी अच्छी रहने वाली है। आप मान, लास्ट जो कट ऑफ थी उसमें आप कम से कम 8 से 9 नंबर ऐड करके चलें, 8 से 9 क्वेश्चन। मान लें लास्ट की जो कट ऑफ 76 थी ओबीसी की, अब की बार उसके अंदर आप 7 से 8 सवाल ऐड करें। जैसे जनरल की थी 82 के आसपास, तो उसके अंदर 7 से 8 क्वेश्चन नंबर ऐड करके चले। तो ध्यान रखना इतने आपको ऐड अप करने पड़ेंगे। अगर पेपर का लेवल रहता है ये वाला जो 2021 का था, अच्छा पेपर था, ऐसा रहा, तब भी आप 7 से 8 क्वेश्चन ऐड करके चलेंगे, तभी आप कंपटीशन की रेस के अंदर हो, सिलेक्शन की रेस के अंदर हो आप। अगर आप सोचोगे कि तुक्का लग जाएगा ये हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता दोस्तों, तुक्का नहीं लगता है, मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।